Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu वीकली रिव्यू। मैं इसको क्यों वीकली रिव्यू बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को पता है वीडियो नहीं बन पाए थे पिछले वीक के। तो 18 से 23 के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं प्लस जो भी एडिटोरियल्स हैं उनका मैंने नोट्स यहाँ पे बना दिया है। नोट्स अगर आपको चाहिए तो temsis.com पे आप जाकर ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन करने में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ मैंने PDF डाल दी है, तो वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। बस इसको पढ़ना रहेगा आप लोग को, पूरा जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंस थे, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस के हो चाहे हिंदू के हो, प्लस एडिटोरियल पार्ट्स, वो सारे मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रीलिम्स स्पेसिफिक न्यूज़ आइटम्स के साथ। तो पहली जो न्यूज़ में यहाँ पे थी उसके बारे में देख लेते हैं। ये है मैरीन क्लाउड ब्राइटनिंग के बारे में। ठीक है ना। तो ये मैरीन क्लाउड ब्राइटनिंग क्यों न्यूज़ में है मैं आपको बता दूं। देखो, ऑस्ट्रेलिया में आप सबको पता है ग्रेट बैरियर रीफ, जो उनका क्वींसलैंड वाला पार्ट है, वहाँ पे जो कोस्ट है, यानी कि जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ का, तो वहाँ पे बहुत सारा आप सबको पता है कि ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है ना। और वहाँ पे रीफ जो है वो कोरल रीफ जो है उसकी ब्लीचिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा था, ये सारी चीज़ें थी। तो वहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया का रीफ रिस्टोरेशन एंड अडेप्टेशन प्रोग्राम है, मतलब कि जो वहाँ पर कोरल रीफ्स को बचाने वाला प्रोग्राम है, उसने देखा है कि एक मेथड है क्लाउड ब्राइटनिंग करके, मैरीन क्लाउड ब्राइटनिंग करके, जिसके माध्यम से कोरल ब्लीचिंग को कम किया जा सकता है। तो ये क्लाउड ब्राइटनिंग क्या होता है? तो इट इज़ अ फिनोमिनन दैट अकर्स व्हेन एरोसोल्स आर इंजेक्टेड इनटू द क्लाउड्स बाय नेचुरल इवेंट्स सच एज वोल्केनिक इरप्शंस। तो होता क्या है, कई बार एरोसोल्स जो होते हैं वो क्लाउड्स में इंजेक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सम नेचुरल इवेंट्स लाइक वोल्केनिक इरप्शंस। तो ये है क्लाउड ब्राइटनिंग, दिस इज क्लाउड ब्राइटनिंग। अब मैरीन क्लाउड ब्राइटनिंग क्या है? तो इट इज ऑल्सो नोन एज क्लाउड वाइटनिंग या क्लाउड ब्राइटनिंग। तो इसको क्लाउड वाइटनिंग भी कहते हैं और क्लाउड ब्राइटनिंग भी कहते हैं। और जॉन लेथम नाम के व्यक्ति थे, 1990 में उन्होंने ये टर्म जो है वो बनाया था। ये एक सोलर जियो इंजीनियरिंग टेक्निक है जिसमें कि आप जाके सी सॉल्ट जो होता है वो स्प्रे करते हैं इनटू द लो लाइंग क्लाउड्स। जो लो लाइंग क्लाउड्स होता है वहाँ पे जाकर के आप सी सॉल्ट को इंजेक्ट करते हो या स्प्रे करते हो। अब इससे होता क्या, इससे होगा क्या कि जैसे सॉल्ट जो होता है वाइट कलर का होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि वाइट कलर की चीज़ों में एल्बिडो ज़्यादा होता है, मतलब कि जो सनलाइट उसको रिफ्लेक्ट करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो जो रिफ्लेक्टेंस होता है क्लाउड का उसको इंक्रीज कर देता है ये क्लाउड ब्राइटनिंग या क्लाउड वाइटनिंग। ठीक है ना। तो मैरीन क्लाउड वाइटनिंग क्या है कि मैरीन जो सॉल्ट है वो आपने जाके स्प्रे कर दिया लो लाइंग क्लाउड्स में, और उससे क्या हुआ, जो रिफ्लेक्टेंस था क्लाउड का वो इंक्रीज हो गया। जब रिफ्लेक्टेंस इंक्रीज हो गया तो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है जो कि सरफेस पे आ रही, उनकी वैल्यू क्या हो गई, उसकी वैल्यू कम हो गई। तो ये जब आप स्प्रे करते हो तो ये मैरीन क्लाउड वाइटनिंग या क्लाउड ब्राइटनिंग या वाइटनिंग कहलाता है। एंड ये सी सॉल्ट जो होता है वहाँ पे डायरेक्टली एक शेड की तरह काम करता है, आपको शेड प्रोवाइड करता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। एंड दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। यहाँ पे देखो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि इन्हें यहाँ क्या कर दिया, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल। तो यहाँ पे हम एरोसोल की जगह क्या डाल रहे हैं, यहाँ पे हम सॉल्ट डाल रहे हैं, इसलिए मैरीन क्लाउड वाइटनिंग है ये। अदरवाइज ये सिर्फ क्लाउड ब्राइटनिंग रह जाती है अगर यहाँ पे एरोसोल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस लाइक वोल्केनो इरप्शन है ना, वहाँ पे जाकर के आप देखेंगे तो दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरी न्यूज़ में आते हैं, वो दूसरी न्यूज़ है द नेशनल प्रोग्राम ऑन AI। ठीक है ना, नेशनल प्रोग्राम ऑन AI। तो 7 वर्किंग ग्रुप्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उन्होंने पहला एडिशन इंडिया AI रिपोर्ट का सबमिट किया है। ठीक है ना। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसका एम है बेसिकली कि लेवरेजिंग द ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज टू फॉस्टर इंक्लूजन, इनोवेशन एंड एडॉप्शन फॉर सोशल इम्पैक्ट। तो कुल मिलाकर के जो AI टेक्नोलॉजीज हैं किस तरीके से उनको आप लेवरेज कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो फॉर इम्प्रूविंग द इंक्लूजन, फॉर इम्प्रूविंग द इनोवेशन एंड एडॉप्शन, ये सारी चीज़ों के लिए बेसिकली ये रिपोर्ट निकाली गई है, इंडिया AI रिपोर्ट। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। पहला एडिशन है इंडिया AI रिपोर्ट का ये। एंड कंटेंट्स अगर हम बात करें NPAI के, तो इंडिया AI जिसमें कि एक नेशनल पोर्टल है बनाया गया है, नेशनल AI पोर्टल ऑफ इंडिया है। इंडिया AI को क्या बोलते हैं, नेशनल AI पोर्टल ऑफ इंडिया। इसके कुछ पिलर्स हैं जैसे कि AI इन गवर्नेंस। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप AI टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकते हो फॉर बेटर इंक्लूजन, फॉर बेटर गवर्नेंस, फॉर बेटर सोशल इम्पैक्ट, है ना। तो AI इन गवर्नेंस, AI इन इनोवेशन, डेटा फॉर AI, स्किलिंग इन AI, AI इथिक्स एंड गवर्नेंस, AI कंप्यूटर सिस्टम्स,
ये सारे इसके अलग अलग पिलर्स हैं, ठीक है ना। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। तो याद रखिएगा ये इंडिया AI जो है ये पोर्टल है, इट इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ मीटी, अगर आपसे कोई पूछे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड इसके अलावा नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न जो होता है, प्लस NASSCOM जो आपका सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज का जो ग्रुपिंग होता है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, NASSCOM, उसका ये पोर्टल है नेशनल AI पोर्टल, इंडिया AI पोर्टल, ठीक है ना। याद रखिएगा मीटी, NEGD यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न, और आपका नेशनल एसोसिएशन NASSCOM, ठीक है ना। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। अगली जो न्यूज़ थी वो थी इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम, ESMS। अगर आपसे कोई पूछे इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने ये सिस्टम बनाया फॉर रियल टाइम अपडेट्स, ठीक है ना। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम है इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम। तो एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म है, टेक प्लेटफॉर्म है ये, फॉर रियल टाइम अपडेट्स ऑन सीजर्स फ्रॉम द फील्ड बाय स्टेट एंड सेंट्रल इन्फोर्समेंट एजेंसीज। मतलब अगर किसी बूथ का सीजर हो जाता है या कुछ ऐसी चीज़ होती है तो स्टेट एंड सेंट्रल इन्फोर्समेंट एजेंसी से जो भी इंफॉर्मेशन आएंगे तो रियल टाइम उसको ट्रैक करने के लिए प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू चेक द फ्लो ऑफ इलीगल कैश, मतलब मान लो कहीं पे इलीगल कैश सीज होता है, ठीक है ना, या कहीं ड्रग्स सीज हो रहे हैं, या कहीं फ्रीबीज सीज हो रहे हैं, जैसे कि साड़ी बांटी जा रही है, कंबल बांटे जा रहे हैं, लीकर बांटे जा रहे हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ों को ट्रैक करने के लिए ESMS बनाया गया, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन कमीशन ने बनाए इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। मैंने पहले बूथ कैप्चरिंग बोल दिया था, लेकिन ये बेसिकली है कि जैसे इलेक्शन से पहले कई लोग ऐसी फ्रीबीज बांटते हैं, तो अगर वो सारी चीज़ें सीज होती हैं, है ना, साड़ी, लिकर, फ्रीबीज, कैश, इलीगल कैश, ड्रग्स, ये सारी, तो इनको जब सीज करेंगे ऑब्वियस सी बात है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये फीचर्स क्या क्या है, तो इट इंश्योर सीमलेस कोऑर्डिनेशन इंटेलिजेंस, मतलब अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो कि सीज कर सकती हैं, कहीं नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो होगा, कहीं पे ED होगा, कहीं पे कोई और होगा, है ना। तो अलग अलग इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है उसको सीमलेस करने में काफ़ी मदद करेगा। और ये पहली बार यूज़ किया जाएगा, it will be used for the first time during the state assembly elections that are scheduled for November 2023। 2023 में जो 5 इलेक्शन होने वाले नवंबर में, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड तेलंगाना, वहाँ के लिए पहली बार ये यूज़ होगा, ठीक है ना। एंड सेंट्रल स्टेट इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो रहेंगी वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर पाएंगी, ठीक है। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। कई जगहों पे हमने देखा टेक्नोलॉजी का यूज़, स्पेशली इलेक्शंस में, तो उसमें जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊँ। पहला है C-Vigil एप्लीकेशन, फाइलिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन। अगर कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो तो आप C-Vigil में जाकर के फाइल कर सकते हैं। एक सुविधा पोर्टल है फॉर ऑनलाइन नॉमिनेशन, परमिशन एक्सेट्रा फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। एक गरुड़ा पोर्टल है जिसका है जियोग्राफिकल एसेट रिकॉग्नाइजेंस यूनिफाइड डिजिटल ऐप, जो कि बूथ लेवल जो ऑफिसर्स, जो BLO होते हैं ना, इलेक्शन में जो BLOs की ड्यूटी लगती है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए गरुड़ा ऐप है ना। ETBPPS इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, ये भी जो सर्विस वोटर्स हैं वो अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के माध्यम से, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगला जो टॉपिक है वो है एथिक्स कमेटी इन पार्लियामेंट। तो अभी रिसेंटली लोकसभा स्पीकर ने एक कंप्लेंट रेफर की है अगेंस्ट अ सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू द हाउस एथिक्स कमेटी। तो अभी स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो थे उन्होंने रेफर की थी एक कंप्लेंट टू द एथिक्स कमेटी। तो अभी एथिक्स कमेटी के बारे में देख लेते हैं। पहली चीज़ तो याद रखेगा कि दोनों जो हाउस होते हैं यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की खुद की अपनी ओन एथिक्स कमेटी होती है। बोथ ऑफ देम हैव देयर ओन एथिक्स कमेटी, ठीक है ना। अब राज्यसभा की जो एथिक्स कमेटी वो 1997 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी और लोकसभा की जो एथिक्स कमेटी वो 2000 में कंस्टिट्यूट हुई थी। कंपोजिशन की बात करें तो राज्यसभा की जो एथिक्स कमेटी होती है उसमें 10 मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन, और लोकसभा की अगर हम एथिक्स कमेटी की बात करें तो उसमें 15 मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन। अपॉइंटमेंट की बात करें तो मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा के एथिक्स कमेटी के, दे आर नॉमिनेटेड बाय द राज्यसभा चेयरमैन, एंड अपॉइंटमेंट जो होता है लोकसभा के एथिक्स कमेटी का, दे आर नॉमिनेटेड बाय द लोकसभा स्पीकर। टर्म जो होता है इट इज नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर फॉर बोथ, है ना, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर फॉर बोथ। क्या काम करती है एथिक्स कमेटी? तो एथिक्स कमेटी बेसिकली इट ओवरसीज द मोरल एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनके अपने हाउस के मेंबर्स जो होते हैं उनके मोरल और एथिकल कंडक्ट को ये ओवरसी करती है, एग्जामाइन करती है टू द केसेस रिफर टू इट बाय द स्पीकर एंड चेयरमैन इन राज्यसभा, है ना। जैसा अभी केस मैंने आपको बताया कि स्पीकर ऑफ लोकसभा ने रेफर किया है, ठीक है, तो ऐसा ही स्पीकर ऑफ लोकसभा रेफर कर सकता है या फिर जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का वो रेफर कर सकता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है।
एंड टू फॉर्मुलेट अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मेंबर्स एंड सजेस्ट अमेंडमेंट्स टू द कोड ऑफ कंडक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम, है ना। तो बीच बीच में ये मेंबर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट भी फॉर्मुलेट करते रहते हैं और अमेंडमेंट भी सजेस्ट करते रहते हैं, ठीक है। अब कंप्लेंट्स कैसे आती हैं, तो एनी पर्सन कैन मेक अ कंप्लेंट टू द कमिटी में एंड कमिटी में ऑल्सो टेक द मैटर सुओ मोटो। तो दो तरीके हैं, या तो कोई व्यक्ति कंप्लेंट कर सकता है एथिक्स कमेटी को जा करके, या फिर सुओ मोटो कर किया जा सकता है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे रेफर करते हैं, ऑब्वियसली बात है, रेफर करने का मैटर कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर करेगा या फिर राज्यसभा में चेयरमैन करेगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। अब पनिशमेंट की क्या बात है, तो कमिटी जो है वो रिकमेंड कर सकती है फॉर इम्पोजिशन ऑफ वन और मोर सैंक्शंस लाइक सेंशर, रेप्रिमांड, सस्पेंशन फॉर स्पेसिफिक पीरियड। तो ये रिकमेंडेशन दिया जा सकता है, तो रिकमेंडेटरी बॉडी एक तरीके से हो गई। कमिटी कैन रिकमेंड, है ना। फाइनल कौन है, फाइनल तो जैसा कि मैंने बताया कि ये रिकमेंडेशन देते हैं, तो इसका रिकमेंडेशन जाता है, जैसे अगर लोकसभा है तो वहाँ पे स्पीकर को जाएगा, और अगर राज्यसभा है तो वहाँ पे चेयरमैन को जाएगा। उसके बाद फिर जो स्पीकर और राज्यसभा है वो एथिक्स कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं कि रिप्रिमांड करना है, कि सेंसर करना है, कि उनको हटाना है कुछ दिनों के लिए, ये सारी चीज़ें। अगला टॉपिक है यशस्विनी। तो व्हाट इज यशस्विनी, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ की ऑल वुमेन मोटरसाइकिल क्रॉस कंट्री एक्सपीडिशन को यशस्विनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यशस्विनी। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की ऑल वुमेन मोटरसाइकिल क्रॉस कंट्री एक्सपीडिशन अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई थी फ्रॉम श्रीनगर, शिलोंग, कन्याकुमारी, एंड ये पूरा कवर करेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बढ़िया गुजरात तक जा करके, है ना। एंड इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय सीआरपीएफ, ऑब्वियस सी बात है। एंड सीआरपीएफ के साथ चूंकि ऑल वुमेन है तो इसमें मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी इन्वॉल्व रहती है। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ नारी शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। अगला टॉपिक है बैल्फोर डिक्लेरेशन। तो बैल्फोर डिक्लेरेशन न्यूज़ में था, ये एक्चुअली 1917 का एक ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी थे आर्थर बैल्फोर, याद रखिएगा। डिक्लेरेशन इट वॉज अ पब्लिक स्टेटमेंट, एक्चुअली एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया था। आर्थर बैल्फोर नाम का ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी है, जिसने कि 1917 में ये स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि जो ज्यूइश कम्युनिटी है उसका होम, जैसे जो जहाँ पे आज इजराइल वाला जो पार्ट है जहाँ पे ज्यूइश कम्युनिटी मेनली रह रही है, तो ये जो पहली आग लगी थी ना कि यहाँ पे रहना है, तो ये इन्होंने ही लगाई थी बैल्फोर डिक्लेरेशन के साथ ही कि भैया ज्यूइश नेशनल होम जो है वो बनाना है पैलेस्टीन में। पहले पैलेस्टीन था चूँकि, तो वहाँ पे ज्यूइश नेशनल होम की बात की थी बैल्फोर ने, बैल्फोर डिक्लेरेशन में। एंड इसी के बेसिस पे फिर इसी का यही था जिसके बाद फिर लोग ज्यूइश मेंबर वहाँ पे भारी मात्रा में जाने लगे, और दिस वाज द बेसिस फॉर क्रिएशन ऑफ इजराइल 30 ईयर्स लेटर। 1917 के बाद फिर आप जानते हैं 45, 46, 47 के टाइम पे फिर जब 47 में इजराइल का क्रिएशन होता है, तो दैट वाज द बेसिस फॉर दैट, है ना। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। अगला है वाइट फॉस्फोरस। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी ना, तो उसमें बेसिकली ये पूछेगा, एक तो बैल्फोर डिक्लेरेशन की रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स पूछ सकता है, और फिर 3 स्टेटमेंट्स दे देगा। पहला तो आपको कि दे देगा कि इजराइल से संबंधित है ना, पैलेस्टीन ज्यूइश होम से संबंधित है, या फिर कोई और दूसरी गलत चीज़ दे देगा कि भैया वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट किया था बैल्फोर डिक्लेरेशन ने, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। इस तरह के स्टेटमेंट देगा। दूसरा इसमें डेट टाइमलाइन भी दे सकता है, 1917 का है ना, तो ये इस तरह से पूछा जा सकता है। फिर पूछ लेगा कितने स्टेटमेंट सही हैं कितने गलत है। अगला क्वेश्चन है वाइट फॉस्फोरस। तो अभी रिसेंटली एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने इजराइल डिफेंस फोर्सेस के ऊपर एक्यूजेशन किया है कि उन्होंने वाइट फॉस्फोरस एम्यूनिशंस का यूज़ किया है गाजा एंड लेबनान में, है ना। आप सबको पता है इजराइल ने गाजा स्ट्रिप, जो गाजा पट्टी है जहाँ पे हमास का कंट्रोल है ना, तो उसके ऊपर अटैक किया है। एंड इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स की जो वॉच है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, ह्यूमन राइट्स की वॉच नहीं, ह्यूमन राइट्स की घड़ी नहीं है, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच, इन दोनों ने ये कहा है कि इजराइल ने गाजा पट्टी पे फॉस्फोरस म्यूनिशंस का यूज़ किया है। अब वाइट फॉस्फोरस का, तो वाइट फॉस्फोरस क्या होता है, तो वाइट फॉस्फोरस एक पायरोफोरिक सब्सटेंस है जो कि इग्नाइट होता है व्हेन एक्सपोज्ड टू ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है ये इग्नाइट होना शुरू करता है, इसे को पायरोफोरिक बोलते हैं, ठीक है ना। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनस्टेबल ऑफ द पायरोफोरिक सब्सटेंसेस, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो हवा पे कांटेक्ट में आने पे जलने लगे उनमें से सबसे ज़्यादा अनस्टेबल यही है, ठीक है ना। एंड इट एमिट्स अ डिस्टिंक्ट गार्लिक लाइक ओडर एंड प्रोड्यूसेस थिक लाइट स्मोक विद इंटेंस 815 डिग्री सेल्सियस हीट। बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, प्लस बर्न होना शुरू कर देते हैं जैसे ही ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आते हैं, है ना। तो इसका यूज़ होता है कि कई बार इसको डिस्पर्स कर दिया जाता है आर्टिलरी शेल्स में, बॉम्ब्स, रॉकेट्स में, है ना, और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, एक्सप्लोजिव होता है,
ऑब्वियस सी बात है। क्या होता है कई बार, जैसे इसका यूज़ इसलिए भी करते हैं, स्मोक स्क्रीन की तरह भी यूज़ किया जाता था मिलिट्री में, स्मोक स्क्रीन की तरह यूज़ करते हैं। इट हाइड्स द ग्राउंड ट्रूप मूवमेंट, है ना, या फिर इंसेंडिनियरी वेपन के रूप में फायर स्टार्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। अगला टॉपिक है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट। 2023 का ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, नाम से याद रखिएगा, ये 3 दिन का समिट हुआ था जिसमें डिस्कस किया गया था ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू मैरीटाइम इकोनॉमी। तो मैरीटाइम इकोनॉमी से रिलेटेड मैटर्स को डिस्कस करने के लिए ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट लिया गया, ठीक है। कहाँ पे हुआ ये समिट? तो ये हुआ मुंबई, महाराष्ट्र में। पहला समिट हुआ था 2016 में, दूसरा समिट जो था वो कोविड के टाइम वर्चुअली हुआ था 2021 में। ये तीसरा एडिशन है ग्लोबल इंडिया मैरीटाइम समिट का, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का तीसरा एडिशन है जो कि मुंबई में हुआ, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे बिजनेस लीडर्स, इन्वेस्टर्स, ऑफिशियल्स। अब इसका एम क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है, आप सबको पता है कि इंडिया जो है वो ब्लू इकोनॉमी बनना चाहता है। ब्लू इकोनॉमी, ब्लू पावर का मतलब क्या होता है? जैसे आप जो मरीन या मैरीटाइम जो पावर होती है उसके रूप में जब आप डेवलप होते हैं, प्लस नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, ये 2 टर्म्स याद रखिएगा, ब्लू इकोनॉमी प्लस नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। कई बार यूपीएससी क्या करेगा, आपको जस्ट इतना दे देगा नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, टर्म जो है वो किससे रिलेटेड है, और वहाँ पे फिर इंटरनेट एक ऑप्शन दे देगा। तो इंटरनेट नहीं है एक्चुअली, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर आपका ये मैरीटाइम सिक्योरिटी से ही संबंधित है। तो इंडिया जो है वो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में उभर के आना चाहता है। मतलब कि जो आसपास के नेशंस हैं, स्पेशली जो आपके इंडियन ओशियन प्लस वाले पार्ट के हैं, तो वहाँ आपकी जो कंट्रीज़ हैं उनको तो काफ़ी ज़्यादा इंडिया एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम कर सकता है। तो ये सारे इंडिया के एम्स हैं। इसी के तारतम्य में कई बार वो पोर्ट्स के डेवलपमेंट से संबंधित या कोस्टल शिपिंग से संबंधित या शिप बिल्डिंग रिपेयरिंग से संबंधित सारे डिस्कशंस के लिए मैरीटाइम इंडिया समिट किया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो नई इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी हैं फॉर डीकार्बोनाइजेशन, प्लस मैरीटाइम सेफ्टी सिक्योरिटी के जो इशूज़ हैं, मैरीटाइम टूरिज्म के जो इशूज़ हैं, उनको डिस्कस करने के लिए किया जाता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगला टॉपिक जो न्यूज़ में था वो था लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस में क्या न्यूज़ थी कि लाओ पीडीआर, जो लाओ पीडीआर है, लाओस जो कंट्री है, तो लाओस को ही लाओ पीडीआर बोलते हैं, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोलते हैं। एंड इट हैज़ बिकेम द सेकंड कंट्री इन 2023 आफ्टर बांग्लादेश टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। तो बांग्लादेश के बाद ये दूसरी कंट्री बन गई है टू एलिमिनेट द लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को एलिफेंटियासिस या हाथी पाँव, आपने नाम सुना होगा, हाथी पाँव जैसे पैर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है और हाथी जैसा दिखने लगता है, तो उसमें इसी को एलिफेंटियासिस या लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बोलते हैं। एक निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है ये, निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल, एनटीडीज में आता है ये। क्या बोलते हैं इसको? निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज में आता है। कॉज इसका होता है पैरासाइट विच इज क्लासिफाइड एज नीमाटोड्स, राउंड वर्म्स जो होते हैं, फैमिली फाइलेरियोडिडेफ नाम की फैमिली होती है। पैरासाइट्स क्लासिफाइड एज नीमाटोड्स, इसको याद रखेगा, नीमाटोड्स, राउंड वर्म्स इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। एंड इसमें जो नीमाटोड्स हैं उनके नाम है, देख लीजिए, वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, ये रिस्पॉन्सिबल है 90% of the cases are because of Wuchereria bancrofti, then Brugia malai and Brugia timori, ये अलग अलग इसके नीमाटोड्स हैं या फिर पैरासाइट्स हैं विच आर नीमाटोड्स, है ना। तो आप याद रख सकते हैं। एंड इसका जो ट्रांसमिशन होता है दैट इज थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड क्यूलेक्स, एनोफिलीज एंड एडीज मॉस्किटो। तो ये 3 तरीके के मॉस्किटोज हैं, क्यूलेक्स, एनोफिलीज एंड एडीज मॉस्किटो, जिनके बाइट से ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है ना। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल, है ना। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें लिम्फोडीमा हो जाता है। लिम्फोडीमा मतलब स्वेलिंग इन द आर्म्स और लेग्स ड्यू टू लिम्फ फ्लूइड। तो लिम्फ फ्लूइड के कारण इसमें स्वेलिंग आ जाती है आर्म्स में और लेग्स में, जिसको लिम्फोडीमा बोलते हैं, ठीक है ना। एंड हाइड्रोसील, जिसको स्क्रोटम में स्वेलिंग होती है ना, हाइड्रोसील भी हो जाता है। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, स्पेशली जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वेस्टर्न पैसिफिक कंट्रीज है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा ही है। एक टॉपिक, एक जगह न्यूज़ में थी, राफा क्रॉसिंग। तो व्हाट इज दिस राफा क्रॉसिंग, वेयर इज इट लोकेटेड? तो राफा क्रॉसिंग इज एक्चुअली a region which is located between गाजा स्ट्रिप एंड इजिप्ट एंड इज कंट्रोल्ड बाय इजिप्ट। तो गाजा स्ट्रिप और इजिप्ट के बीच में ये रीजन है, राफा क्रॉसिंग जिसको बोलते हैं, और ये इजिप्ट कंट्रोल करता है। इट इज द सोल रूट फॉर एड टू एंटर गाजा डायरेक्टली फ्रॉम आउटसाइड इजराइल। इजराइल के बाहर से ये एकमात्र जगह है जहां से एंटर किया जा सकता है गाजा में डायरेक्टली, है ना।
and there are only two other border crossings from and into the Gaza Strip. उसमें से दो ही ऐसी अदर बॉर्डर क्रॉसिंग्स है. एक है इरीज नाम की जगह है, क्रॉसिंग फॉर पीपल विद इजराइल इन नदन गाजा, एंड दूसरा है केरेम शालोम. केरेम शालोम एक सोली कमर्शियल गुड्स जंक्शन है. तो मैं यहाँ पे मैप आपको दिखाता हूँ. जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दिस इज द पार्ट है ना. तो इजराइल दिख रहा है आपको नीचे, ऊपर आपको गाजा पट्टी दिख रही गाजा, और यहाँ पर देखो नीचे देखो इजिप्ट वाले पार्ट में आपको यहाँ पर राफा क्रॉसिंग दिख रहा होगा. दिस इज द राफा क्रॉसिंग. दूसरा एक क्रॉसिंग है आपको करेम शालोम दिख रहा होगा. करेम शालोम ये गुड्स क्रॉसिंग है. और एक ऊपर आपको दिख रहा होगा इरीज क्रॉसिंग. इरीज क्रॉसिंग है, ठीक है ना, जहाँ पे आप इजराइल से गाजा में जा सकते हैं, ठीक है ना. और दिस इज द पार्ट विच इज इंपॉर्टेंट. आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल. ये आपको याद रखना है. एंड These are the things important था. सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट. अब यहाँ पे महसा अमीनी एंड ईरान, तो याद रखिएगा महसा अमीनी, इनकी डेथ हो चुकी है. हालांकि इन्होंने काफ़ी काम किया था वहाँ पे. एंड ईरान वुमेन लाइफ एंड फ्रीडम मूवमेंट जो है इसको दिया गया है सखारोव प्राइज़. सखारोव प्राइज़ अगर आपको बताऊँ तो क्या है, ये यूरोपियन यूनियन का टॉप ह्यूमन राइट्स प्राइज़ है. ये यूरोपियन यूनियन का टॉप ह्यूमन राइट्स प्राइज़ है सखारोव प्राइज़. इट इज़ नेम्ड आफ्टर सोवियत डिसिडेंट आंद्रे सखारोव. आंद्रे सखारोव को नोबेल प्राइज़ ऑलरेडी दिया जा चुका है. एंड ये यूरोपियन यूनियन अवार्ड था जो क्रिएट किया गया था 1988 में, 1988 में, है ना. तो ये ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है हु डिफेंड ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स. ऐसे लोग जो कि डिफेंड करते हैं ह्यूमन राइट्स को और फंडामेंटल फ्रीडम को, उनको ये दिया जाता है. लास्ट ईयर इसको ये अवार्ड दिया गया था ब्रेव पीपल ऑफ यूक्रेन को. यूक्रेन के बहादुर लोगों को दिया गया था, ताकि जिन्होंने रशिया के अगेंस्ट जो रशिया के इन्वेजन को सहा. और इस बार ये दिया गया है महसा अमीनी, जिन्होंने काफ़ी वुमेन फ्रीडम के लिए काम किया. हालांकि शी डाइड, आप देख सकते हैं इसके इनके बारे में. BTS बॉट. व्हाट इज BTS बॉट? तो इट इज़ ब्राइट ट्रांजिएंट सर्वे बॉट. एक AI सिस्टम है जो कि सुपरनोवा डिटेक्ट करता है. तो उसको चुपचाप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए. BTS बॉट क्या है? इट इज़ ब्राइट ट्रांजिएंट सर्वे बॉट, जो कि AI सिस्टम है जो कि डिटेक्ट करता है सुपरनोवास को. इसको बनाया किसने? तो इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स लेड बाय द नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, US के जो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स हैं उन्होंने इसको डेवलप किया है. AI सिस्टम है BTS बॉट, ब्राइट ट्रांजिएंट सर्वे बॉट, डेवलप किया है इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स लेड बाय नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी US. और एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जिसको लगभग 1.4 मिलियन इमेजेस दिखाई गई हैं सुपरनोवाज और उन सब के बारे में, ताकि वो इनको डिटेक्ट कर सकें, इनके बारे में सीख सकें. बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023. तो धोर्दो नाम का गांव है गुजरात में. इट हैज़ मेड इट टू द UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ट विलेजेस लिस्ट फॉर इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज एंड नेचुरल ब्यूटी. तो अपनी नेचुरल ब्यूटी और रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए धोर्दो या ढोरडो, जो भी आप बोलना चाहें, इट इज़ अ विलेज इन गुजरात जिसको दिया गया है UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बेस्ट विलेजेस में, ठीक है ना. एक्चुअली ये बेस्ट टूरिज्म विलेज इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था 2021 में UNWTO यानी कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये. इसमें जो भी विलेजेस आते हैं ऑब्वियस बात है एक तरीके से रोल मॉडल बेंचमार्क की तरह काम करते हैं. ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कि ऐसे विलेजेस को हाईलाइट करता है जहाँ पे टूरिज्म, कल्चर, ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ें प्रिजर्व की गई हों, जहाँ पे डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाता हो, जो कि अपॉर्चुनिटी देता है फॉर सेफ गार्डिंग बायोडाइवर्सिटी. याद रखिएगा. आई होप यू विल रिमेंबर दैट. यहाँ पे एक फ़ोटो भी देख सकते हैं जिसमें धोर्दो कच्छ का विलेज है, वेयर कल्चर मीट्स कंजर्वेशन, अवॉर्डेड एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय UNWTO. आई होप यू विल रिमेंबर दिस. याद रखिएगा वर्ल्ड टूरिज्म विलेजेस का ये तीसरा एडिशन था. इट वाज द थर्ड एडिशन. 54 विलेजेस थे जो अलग अलग रीजन से सेलेक्ट किए गए थे. इंडिया से कच्छ का धोर्दो नाम का गाँव सेलेक्ट किया गया है. अगला टॉपिक है अपार. Now what is this APAR? APAR is one nation one ID which will be rolled out for the students. एक APAR ID है जो कि स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च की जा रही है. वन नेशन वन ID के तहत यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया है इस कंसेप्ट को, वन नेशन वन स्टूडेंट ID. याद रखिएगा, वन नेशन वन स्टूडेंट ID, एंड इसी को APAR ID रेफर किया जाएगा, है ना. एंड दिस कंसेप्ट इज़ इन अलाइनमेंट विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. जो NEP 2020 है उसमें ये चीज़ कहा गया था, जिसमें कहा गया था कि भैया कि यूनिक ID नंबर्स फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में एक यूनिक ID जो है हर स्टूडेंट को मिलनी चाहिए, उसी को APAR ID कहा जाता है.
अपार बेसिकली क्या करेगा, इट विल हेल्प इन ट्रैकिंग द एजुकेशनल प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर कोई स्टूडेंट है, सपोज करो एक्स नाम का स्टूडेंट है, उसके एक अपार आईडी है 1 2 3, तो अब वो मान लो इंडिया दिल्ली में पढ़ रहा है, अब कल को वो हिमाचल प्रदेश जाता है ट्रांसफ़र होकर, तो वहाँ पे सिर्फ उसकी अपार आईडी से आप उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड और उसमें जो भी उसके लिए कमेंट्स और ये सारी चीज़ें आप रीड कर सकते हैं। डिजिटली स्टूडेंट्स स्टोर करेंगे सारे अचीवमेंट्स, एग्ज़ाम रिजल्ट्स, लर्निंग आउटकम्स, ओलंपियाड के अचीवमेंट्स, स्पोर्ट्स, स्किल ट्रेनिंग, वो सारी चीज़ें अपार आईडी में मेंशन रहेंगी, है ना, जो कि एक रिपोर्ट कार्ड के अंदर कई बार नहीं कैप्चर हो पाती, वो अपार आईडी के अंदर रहेंगी। एंड आधार नंबर विल बी मास्क्ड वाइल शेयरिंग विद द गवर्नमेंट यूज़र। जब भी आप गवर्नमेंट यूज़र के साथ डेटा शेयर करेंगे तो आधार नंबर जो रहेगा वो मास्क्ड रहेगा। एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन सच एज नेम, एड्रेस, एज, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड फोटोग्राफ विल बी मेड अवेलेबल टू एंटिटीज इंगेज्ड इन वेरियस एजुकेशन एक्टिविटीज़, स्कॉलरशिप, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। एंड एक स्कूल से दूसरे स्कूल में अगर बच्चा ट्रांसफ़र हो रहा है तो अपार आईडी के माध्यम से डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जा सकता है और आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। सारे डिजिटली डॉक्यूमेंट जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। प्लस स्टूडेंट्स की ड्रॉपिंग आउट, मेन स्ट्रीमिंग उनको करना, ये सारी चीज़ों को भी ट्रैक ईजिली किया जा सकता है। दिस इज़ अपार आईडी, है ना। अपार का फुल फॉर्म क्या है? इट इज़ ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री 12 डिजिट का डिजिटल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, है ना, पूरे इंडिया में रहेगा। एंड इट विल गिव ईच स्टूडेंट विच इज़ इनरोल्ड फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर एजुकेशन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर उस बच्चे को जो कि इनरोल्ड होगा फ्रॉम प्री प्राइमरी टू द हायर एजुकेशन, उसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डिजिटली आप उसके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, उनके क्रेडिट स्कोर्स, सर्टिफिकेट्स, एकेडमिक डेटा, जैसे ओलंपियाड में या कोई उसने स्किल सीखी है, तो ये सारी चीज़ें कर सकता है। स्टूडेंट्स कैसे अपार में एनरोल कर सकते हैं? तो एनरोलमेंट प्रोसेस जो है वो स्कूल्स के द्वारा किया जाएगा एंड इट विल बी विद द कंसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स पेरेंट्स। स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं उनके कंसेंट के बाद ही ये किया जाएगा। एंड द पेरेंट्स कैन विड्रॉ देयर कंसेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में पेरेंट्स जो है विड्रॉ कर सकते हैं कंसेंट को। And the data will be shared only with the concerned government agencies if and when required, है ना। And data collected on each student by the school will be stored in a centrally functioning district information for education portal। तो याद रखिएगा, पूरा जो डेटा कलेक्ट होगा वो सेंट्रली स्टोर्ड रहेगा इन द फंक्शनिंग डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर एजुकेशन पोर्टल, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब अभी रिसेंटली आप सबको पता है कि कनाडा और इंडिया के बीच में बहुत ज़्यादा बवाल हुआ है ना, खालिस्तान को लेकर के। कनाडा ने, जस्टिन ट्रूडो ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया खालिस्तानियों को, है ना। तो इस कारण से कई हमने उनके 41 डिप्लोमेट्स को यहाँ से हटा दिया था। तो कनाडा ने एक्यूज़ किया इंडिया को कि भैया आपने वियना कन्वेंशन 1961 का वियना कन्वेंशन जो कॉन्सुलर रिलेशंस का है उसको आपने वायलेट किया है। तो इंडिया ने कहा है कि भैया देयर इज़ नो वायलेशन ऑफ कॉन्सुलर रिलेशंस वियना कन्वेंशन 1961, ठीक है ना। तो क्या है ये वियना कन्वेंशन? वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है एक इंटरनेशनल ट्रीटी है विच इज़ साइंड इन 1961, है ना। याद रखिएगा, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि 1961 में साइन की गई थी, ठीक है। ये ऑब्वियस सी बात है, इसका एम है कि जो डिप्लोमेटिक इंटरेक्शंस हैं दो कंट्रीज़ के बीच में, वो फ्रेंडली नेशंस के बीच में वो चलते रहें। 193 कंट्रीज़ हैं जो कि पार्टी हैं टू दिस वियना कन्वेंशन एंड द कन्वेंशन फॉर्मलाइजेज द लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस ऑफ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी जाती है ना, कि जैसे डिप्लोमेट्स दूसरे कंट्री के हैं तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाता उनके केसेस के चलते भी, तो ये जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है वो इसी वियना कन्वेंशन के अंतर्गत ही दी गई है। तो कनाडा ने क्यों एक्यूज़ किया इंडिया को? तो कनाडा ने एक्यूज़ इसलिए किया इंडियन गवर्नमेंट को बिकॉज इट वाज फोर्सिंग इट टू डाउन साइज इट्स मिशन इन इंडिया, है ना। क्योंकि वो फोर्स कर रहे थे कि आप यहाँ के जो लोग हैं उनको कम करिए इंडिया में, ठीक है ना। इंडिया ने क्या रिस्पॉन्स किया? इंडिया सेड दैट इट्स एक्शन आर एज पर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 11.1 ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन। अब आर्टिकल 11.1 क्या है? इट पर्टेन्स टू द साइज ऑफ इंटरनेशनल मिशन विद इन अदर कंट्रीज, मतलब वो साइज के रिगार्डिंग है 11.1 आर्टिकल। तो हमने यही कहा कि भैया हमने तो वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस का आर्टिकल 11.1 जो है विच इज़ रिलेटेड टू द साइज ऑफ द इंटरनेशनल मिशंस, आपके कंट्री के कितने लोग यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशंस के रूप में रह सकते हैं, उसके रिगार्डिंग है। एंड इट प्रोवाइड्स द रिसीविंग स्टेट, जो रिसीविंग स्टेट है, जैसे कनाडा और इंडिया के केस में इंडिया रिसीविंग स्टेट है, तो उसके पास राइट है, राइट टू लिमिट द साइज ऑफ डिप्लोमेटिक मिशन टू व्हाट इट कंसीडर्स रीजनेबल एंड नॉर्मल। मतलब कि अगर जो रिसीविंग स्टेट है
वो अगर चाहे तो अगर कोई नंबर स्पेसिफाई कर सकता है कि ये नंबर हमको नॉर्मल लगता है, ये नंबर हमको रीजनेबल लगता है, उस नंबर तक लिमिट कर सकता है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब अगला टॉपिक है मिलन, यानी कि मिड प्लानिंग कॉन्फ्रेंस फॉर मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज। क्या है ये मिलन 24? इट इज़ मिड प्लानिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज। इसको होस्ट किया जाएगा, होस्टेड बाय इंडियन नेवी, विशाखापट्टनम में किया गया है ना। ये मिलन एक्सरसाइज क्या है? इट इज़ बाइनियल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज एंड इंडिया ने ये स्टार्ट किया था 1995 में, इंडियन नेवी ने स्टार्ट किया था। इसका एम क्या है? टू इन्हांस प्रोफेशनल इंटरैक्शन बिटवीन फ्रेंडली फॉरेन नेवीज एंड वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर्स स्ट्रेंथ एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द मैरीटाइम डोमेन। ये भी वही है कि मैरीटाइम डोमेन, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, ये सारी चीज़ों की तरफ हमारे उसको और ज़्यादा बढ़ाता है। इंडियन नेवी ने 1995 में स्टार्ट की थी मिलन एक्सरसाइज, और जो कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं वहाँ पहले तो केवल 4 कंट्री करती थी, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका एंड थाईलैंड, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ बढ़ गई हैं। 39 कंट्रीज़ जो हैं दे पार्टिसिपेटेड इन द मिलन 2022। तो 2022 में 39 कंट्रीज़ थी जो कि पार्टिसिपेट की थी, तो काफ़ी ज़्यादा नंबर बढ़ चुका है, है ना। अगला टॉपिक है एस्टिवेशन। आप लोग को दिख रहा होगा एस्टिवेशन, द समर्स अर्ज टू नैप। एस्टिवेशन क्या होता है? एस्टिवेशन को एस्टिवेशन भी कहा जाता है। एस्टिवेशन जैसे हाइबरनेशन होता है ना, विंटर नैप जिसको हम बोलते हैं, वैसे एस्टिवेशन या एस्टिवेशन जो होता है वो समर नैप होता है। इट इज़ अ बायोलॉजिकल फिनोमिनन ड्यूरिंग विच सम एनिमल्स दे इंटर अ प्रोलॉन्ग्ड स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी और इनएक्टिविटी ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई कंडीशंस। तो जैसे हाइबरनेशन में कोल्ड कंडीशन से बचते समय जैसे बेयर होते हैं, भालू होते हैं ना, चले जाते हैं हाइबरनेशन में, तो वैसे ये समर टाइम में बेसिकली समर पीरियड में ऐसा करते हैं, एस्टिवेशन कहलाता है, ठीक है ना। इट सर्व्स एज अ सर्वाइवल स्ट्रेटजी टू कंजर्व एनर्जी एंड वाटर। एनर्जी और वाटर कंजर्व करने की एक सर्वाइवल टेक्निक होती है। एंड एनिमल्स ड्यूरिंग एस्टिवेशन दे सीक शेल्टर इन कूल प्लेसेस लाइक अंडरग्राउंड बरोज, क्रेवाइसेस और कून्स, इन सब जगहों पे वो अपना जा करके हाइबर मतलब एस्टिवेशन में चले जाते हैं, ठीक है ना। और ऑब्वियसली बात है, चूंकि वो वाटर को बचा रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे। ऑब्वियसली बात है, दे विल रिड्यूस देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिड्यूस होगी तो उनका एनर्जी कंजम्पशन भी रिड्यूस हो जाएगा, फिर वाटर की इनटेक ऑब्वियसली आता है, वाटर के लिए डिमांड नहीं रहेगी ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें एक एडेप्टेशन टेक्निक की तरह आप बोल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स एस्टिवेशन की, तो एक है वेस्ट अफ्रीकन लंग फिश, वह अपने आप को बरो कर लेती इन द मड ऑफ द ड्राइंग वाटर बॉडी, है ना, एंड सिक्रीट्स अ ककून ऑफ म्यूकस अराउंड इटसेल्फ, ताकि ये पूरा ड्रॉट से बची रहे। वेस्ट अफ्रीकन लंग फिश बोलते हैं इसको। डेजर्ट टॉर्टोइज, इट डिग्स बरोज टू स्टे कूल इन हॉट समर्स। लैंड स्नेल्स, दे सील देमसेल्फ इन द शेल्स, है ना। तो ये अलग अलग एनिमल्स हो गए। अगला टॉपिक है 2.9 करोड़ प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव द एमिनिटीज़ अराउंड इडक्कल केव्स, ठीक है ना। तो अभी केरला टूरिज्म ने लॉन्च किया है एक प्रोजेक्ट जिसमें वो इम्प्रूव करेंगे सिविक एमिनिटीज़ विच आर अराउंड द इडक्कल केव्स, है ना। इडक्कल केव्स कहाँ पर है? वायनाड केरला में है, एंड दे आर लोकेटेड 3900 फीट अबव द सी लेवल इन अम्बुकूथी हिल्स। अम्बुकूथी हिल्स में इडक्कल केव्स हैं, ठीक है ना। एंड एक्चुअली में अगर देखें, इडक्कल केव्स आर नॉट एक्चुअली केव्स, दे आर पार्ट ऑफ अ प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर which was formed naturally when one huge boulder gets wedged between two bigger ones, है ना। जब एक बड़ा बोल्डर दो बड़े और ज़्यादा बड़े बोल्डर्स के बीच में वेज हो जाता है तो एक नेचुरल शेल्टर के रूप में बनता है वो। तो प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर ही एडक्कल है, एक्चुअली में केव्स नहीं है ना। एडक्कल का मतलब होता है स्टोन इन बिटवीन, ठीक है ना। एडक्कल का मतलब होता है स्टोन इन बिटवीन, ठीक है। एंड दीज केव्स फीचर न्यूलिथिक एरा पिक्टोरियल राइटिंग्स। लगभग 6000 BC की आपको यहाँ पे पिक्टोरियल राइटिंग्स देखने को मिल जाएगी। इसमें इनग्रेविंग्स हैं ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स की, बिसाइड सिम्बल्स एंड लेटर्स, ये आप देख सकते हैं, है ना। एंड दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। मैंने आपको वियना कन्वेंशन के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, तो ये न्यूज़ हम नहीं देखेंगे। बस इसमें जो आर्टिकल 11 मैंने आपको बताया, देखो फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ देयर इज नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट ऑन द नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स अलाउड इन अ मिशन देन द रिसीविंग स्टेट यानी कि होस्ट कंट्री कैन सेट द लिमिट्स। मतलब कि आर्टिकल 11 जो है वो पावर देता है होस्ट कंट्री को कि वो लिमिट सेट कर सकता है कि कितने डिप्लोमेट्स रहेंगे। जो हमने 41 डिप्लोमेट्स को भगाने की बात की, वो इसी कारण से हमने बोला कि हमने वायलेशन नहीं किया है, ऑब्वियस सी बात है। क्या कोई पास्ट इंस्टेंस है डिप्लोमेट्स को रिकॉल करने का? तो यस है। 2017 में रशिया एंड US ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को रिकॉल किया था
था ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पैरिटी, है ना। मोल्डोवा ने डिमांड किया था रिडक्शन ऑफ डिप्लोमेट्स फ्रॉम रशिया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पैरिटी। 2023 में मोल्डोवा ने भी रशिया से कहा था। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर ने लॉन्च की है वेबसाइट ऑफ कस्तूरी कॉटन भारत, ठीक है ना। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया है वेबसाइट ऑफ कस्तूरी कॉटन भारत, ठीक है ना। तो ये कस्तूरी कॉटन भारत क्या है? तो कस्तूरी कॉटन भारत इनिशिएटिव जो है वो एक मिला जुला इनिशिएटिव है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स भी इन्वॉल्व है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं और इंडस्ट्री इन्वॉल्व है। इसका एम क्या है? टू बूस्ट द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडिया कॉटन बाय टेकिंग चार्ज ऑफ ब्रांडिंग, traceability, certification with the focus on sustainability and benefiting all the involved stakeholders। तो इसका एम बेसिकली इंडियन कॉटन को कॉम्पिटिटिव बनाना है, उसकी ब्रांडिंग, उसके सर्टिफिकेशन और सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान दे करके, ठीक है ना। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। और इसमें जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है फॉर ट्रेसेबिलिटी, सर्टिफिकेशन एंड ब्रांडिंग वो है कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, टेक्स प्रोसिल, यानी कि कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, उसको डेजिग्नेट किया गया है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर ट्रेसेबिलिटी, सर्टिफिकेशन एंड ब्रांडिंग ऑफ कस्तूरी कॉटन इंडिया, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। कॉटन की रिगार्डिंग डेटा की बात करें तो कॉटन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन इंडिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी कॉटन का यूज़ है ना, वो भी आप मेंशन्ड है। एंड इट अकाउंट्स फॉर अराउंड 25% ऑफ द टोटल ग्लोबल कॉटन प्रोडक्शन। इंडिया जो है अकाउंट्स फॉर 25% ऑफ द टोटल ग्लोबल कॉटन प्रोडक्शन। इंडिया इज़ द कंट्री टू ग्रो ऑल द 4 स्पीशीज ऑफ कल्टिवेटेड कॉटन, है ना, जिसमें कि जी आर्बोरियम एंड हर्बेसियम, जी बारबाडेंस एंड जी हिरसूटम, ये चारों कैटेगरीज जो हैं ग्रो करता है इंडिया, है ना। एंड इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन एंड इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कॉटन। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं रिगार्डिंग कॉटन। डिफेंस मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट उद्भव। हालांकि मैंने पहले भी आपको प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में बताया था, फिर से एक बार देख लेते हैं प्रोजेक्ट उद्भव क्या है। प्रोजेक्ट उद्भव जो है वो इंडियन आर्मी एंड यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज़ अ डिफेंस सर्विस थिंक टैंक, इन दोनों का इनिशिएटिव है। एम क्या है? एम है इंडिया के जो एंशिएंट मिलिट्री विजडम है उसको रिवाइव करना, उसको इंटीग्रेट करना इंडिया के कंटेम्प्रेरी मिलिट्री प्रैक्टिसेस के साथ। तो इंडिया की जो एंशिएंट मिलिट्री विजडम थी उसको रिवाइव करना और उसको इंटीग्रेट करना विद द कंटेम्प्रेरी मिलिट्री प्रैक्टिसेस, ये एम है उद्भव प्रोजेक्ट का, ठीक है ना। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। अंडरस्टैंडिंग एंशिएंट मिलिट्री सिस्टम्स एंड इंडियाज इंडिजिनस मिलिट्री कल्चर, ये इसका मेन एम है। स्टडिंग द एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक आइडियाज़, जो इंडिया के मिलिट्री सिस्टम है उसको, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके आइडियाज़ कैसे डेवलप हुए, उनको स्टडी करना, है ना। ये सारी चीज़ें अभी कैसे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कुछ कंसेप्ट, कुछ कंटेंट होना चाहिए। तो इसके लिए कंटेंट उठाया गया, जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र उठाया जाएगा जिसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, अलायंस, डिप्लोमेसी के बारे में है। थिरुकुरल को पढ़ा जाएगा, है ना, जो तमिल फिलोसोफर थिरुवल्लुवर का बहुत बड़ा टेक्स्ट है थिरुकुरल, उसको उसमें वॉरफेयर के रिगार्डिंग, एथिकल कंडक्ट के रिगार्डिंग सारा मेंशन्ड है, उसको इंटीग्रेट किया जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स हुए जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोका का, चोलास का, समुद्रगुप्ता का, उनको स्टडी किया जाएगा। क्लेवर डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री इंटेलिजेंस के बारे में भी, जैसे कि बैटल ऑफ सराई घाट 1671 का, जिसमें लचित बोरफुकान ने मुगल्स को हराया, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि जिनको स्टडी किया जा सकता है। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। अब हम आते हैं एडिटोरियल्स पार्ट में। तो पहला जो एडिटोरियल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बहुत ही प्यारा आर्टिकल था ये, सी राजा मोहन द्वारा लिखा गया था। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था। इफ़ द गाज़ा क्राइसिस एक्सप्लोड्स इंडिया टू विल लूज़, है ना। तो मतलब ये आर्टिकल था कि गाज़ा क्राइसिस जो है, जो बढ़ रही है, अगर वो बिल्कुल एक्सप्लोड हो जाती है तो इससे इंडिया का भी लॉस होगा। तो आप सबको पता है कि रिसेंटली इजराइल और हमास के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, काफ़ी ज़्यादा द ट्रायम्फ ऑफ वायलेंट रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म कहा जा रहा है इसको। इट इज़ द ट्रायम्फ ऑफ वायलेंट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमास का अपना सेपरेट रिलीजन है और जेरूसलेम को वो किसी दूसरे रिलीजन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। वहीं पे इजराइल जो दूसरा रिलीजन है, ज्यूइश कम्युनिटी है, वो इसको दूसरे रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखती है और एक दूसरे के ऊपर जो अटैक करने का रीज़न है वो इट इज़ द रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म ओनली, है ना। एंड इस कारण से अभी जब हम एक्सट्रीमिज्म की बात करेंगे तो इट विल बी द वीकनिंग ऑफ मॉडरेट रिजीम, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है मॉडरेट रिजीम वीकन होगी तभी एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस अपना वो जगह ले
लेती हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट में किस तरीके से इंडिया को भी लॉस होगा उसके ऊपर सी राजा मोहन ने आर्टिकल लिखा था। सबसे पहले इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो मिडिल ईस्ट को लेकर के रही है, लेकिन प्रेफरेंस ऑफ मॉडर्न सेक्युलर नेशनलिस्ट, हमेशा इंडिया जो प्रेफरेंस लेके चलता है वो मॉडर्न सेक्युलर नेशनलिज्म, मतलब मॉडर्निज्म के साथ साथ सेक्युलर वैल्यूज़ को लेकर के चलता है, नॉट एनी एक्सट्रीमिस्ट वैल्यू, जैसा कि इस वॉर में देखी जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया हैज़ बिकम क्लोजर टू द अरब मॉडरेट्स इन इजराइल। इंडिया बीच में भी रिसेंटली बहुत क्लोज हो गया था अरब मॉडरेट्स इन इजराइल के, प्लस चूंकि अरब वर्ल्ड जो था वो भी इजराइल के क्लोज जा रहा था, चाहे अब्राहम अकॉर्ड हो, ये सब अगर हम देखें तो अरब वर्ल्ड भी इजराइल के क्लोज जा रहा था, तो उसका भी बेनिफिट हमको देखने को मिल रहा था। नाउ व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस क्राइसिस, मतलब जो अभी इजराइल में हमास क्राइसिस हुई है इसका इम्प्लीकेशन इंडिया पे कैसे पड़ेगा। तो सबसे पहला जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो होगा हमारे जो मिडिल ईस्ट में गेन्स थे वो हो सकता है कुछ कम हो जाए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मिडिल ईस्ट जो इस्लामिक वर्ल्ड है दैट इज़ नॉट इन वेरी मच फेवर ऑफ इसराइल, एंड इंडिया जो है वो इसराइल के साथ डायरेक्टली मतलब हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। आपको पता है कि हमने इसराइल का सपोर्ट भी किया है, तो दिस हैज़ अ शेडो ओवर इंडियाज़ रिसेंट गेन्स इन द मिडिल ईस्ट। इसके अलावा दूसरा है जो कोलिएशन था अरब और इसराइल का, मतलब चाहे आप सऊदी अरेबिया को देखो, सऊदी अरेबिया भी इसराइल के क्लोज जा रहा था, लेकिन अचानक से जब ये अटैक हुआ तो सऊदी अरेबिया को ना चाहते हुए भी इसराइल से थोड़ा दूरी बनानी पड़ी। अब अगर इस तरीके से जो वायलेंट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है अगर वो जीतेगा तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया का जो मॉडर्निस्टिक सेक्युलर वैल्यू है वो लूज करेगी। एंड दूसरा, अगर सऊदी अरेबिया सस्पेंड कर दिया जैसे उसने डायलॉग इसराइल के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास फिर पोल्स हो जाते हैं चुनने के लिए। जब दो अपोजिंग पार्टीज होती हैं फिर हम या तो इसके साथ हैं या तो उसके साथ हैं, हम दोनों के साथ तो नहीं हो सकते ना, बट दैट डायलेमा जो है उसमें इंडिया को ला करके खड़ा कर देता है। ये इंडिया का सबसे बड़ा लॉस है। तो इंडिया को किस तरीके से डील करना चाहिए, तो पहले चीज़ तो इंडिया को इनकरेज करना चाहिए मॉडरेशन इन इजराइल। सबसे पहली बात तो वॉर किसी भी कंडीशन में किसी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं होता है, हमको वही वैल्यू को प्रोपगेट करना चाहिए कि भैया मॉडरेशन लेकर के आओ। दूसरा, हमको मॉडरेट पैलेस्टीनियन अथॉरिटी अगेंस्ट हमास, स्ट्रेंथन करना चाहिए द मॉडरेट पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। हमास तो एक टेररिस्ट ग्रुप है, ऑब्वियस सी बात है, हमको पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके अलावा रिकग्निशन ऑफ रिलीजियस रीजनल एम्बिशंस ऑफ ईरान एंड टर्की में हैव implications फॉर इंडिया। ऑब्वियस सी बात है जो रीजनल एम्बिशंस हैं ईरान एंड टर्की के, उसके इम्प्लीकेशंस इंडिया पे भी पड़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर, वो हमारे रीजनल मैटर्स में भी इंटरवीन कर सकते हैं, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, तो हमको मेन चीज़ है कि मॉडरेट्स जो है उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए, एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस को वीकन करना चाहिए, वॉर किसी भी कंडीशन में अवॉइड करना चाहिए, वही एक लॉन्ग स्टैंडिंग सोल्यूशन हो सकता है। दूसरा जो आर्टिकल है वो SLLs पे है, SLL ऑल्सो नीड टू बी रिफॉर्म्ड। ये आर्टिकल हालांकि मैंने डिस्कस किया है, फिर भी इस नोट के साथ मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले बात, स्पेशल एंड लोकल लॉज। SLL क्या होता है? स्पेशल एंड लोकल लॉज। अभी रिसेंटली आप सबको पता है कि जो हमारे IPC हैं, CRPC हैं, इनको रिफॉर्म करके 3 भारतीय न्याय संहिता और ये सब लेकर आया जा रहा है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑथर का ये कहना है कि जब तक आप स्पेशल एंड लोकल लॉज को नहीं रिफॉर्म करते हो तब तक इन बड़े बड़े लॉज को रिफॉर्म करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। एंड ऑब्वियस सी बात है SLLs को इस रिफॉर्म प्रोसेस से अलग रखा गया है, चाहे IPC हो, CRPC हो या इंडियन एविडेंस एक्ट हो, इन तीनों को ही रिफॉर्म किया जा रहा है। IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट को किया जा रहा है रिफॉर्म, लेकिन SLLs को नहीं किया जा रहा है। तो ऑथर का ये कहना है कि 40% ऑफ ऑल द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस रजिस्टर्ड इन 2021 वर अंडर SLLs। जो 40% से ज़्यादा कॉग्निजेबल ऑफेंसेस थे 2021 में रजिस्टर्ड किए गए, वो SLL के अंतर्गत थे, मतलब कि स्पेशल लॉस के अंतर्गत है, ना कि CRPC IPC के अंतर्गत। इसके अलावा क्वालिटेटिव टर्म्स में अगर हम बात करें तो SLLs हैव गिवन राइज टू सेवरल इंपॉर्टेंट डिबेट्स रिगार्डिंग द लिमिट्स ऑन द स्टेट्स पावर ऑफ क्रिमिनलाइजेशन एक्सेट्रा। तो वो भी एक इशू रहता है हमेशा। क्वालिटेटिव टर्म्स पे हम देखेंगे SLL भैया कई बार डिबेट रहता है कि स्टेट का कितना पावर है, सेंटर का कितना पावर है, सेंटर कितना, कई एक्ट्स ऐसे हैं जो इंटरवीन करते हैं सेंटर। आई होप आप लोग SLL समझ रहे होंगे। जैसे SLL क्या है, जैसे NDPS एक्ट, नारकोटिक्स एक्ट हो गया 1985 का, वो एक SLL हो गया, स्पेशल लॉ हो गया। उसमें नारकोटिक सब्सटेंसेस को जो मतलब रखता है अपने पास उसके लिए UAPA एक SLL हो गया, ठीक है ना। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। अब क्यों हमको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है SLL को? तो सबसे पहले तो रीज़न है कि एम्बिग्यूअस एंड वेग टर्म्स।
तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस कि बहुत सारे एम्बिग्यूअस टर्म्स हैं, वेग टर्म्स हैं जो कि इन एक्ट्स में हैं, ऑफेंसेस में हैं, जैसे कि टेररिस्ट एक्ट हो गया या अनलॉफुल एक्टिविटी हो गई। बड़े वेग से टर्म है, कौन सी एक्टिविटी अनलॉफुल एग्जैक्टली या स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड नहीं है, ठीक है। इसलिए कई बार हमने देखा है कि यूएपीए का मिसयूज़ होता है ना। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा जैसे लॉज के एप्लीकेशन में भी कई बार, फॉर एग्जांपल पॉक्सो एक्ट है जैसे 2012 का, उसमें कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट है अगर, तो उनको भी कन्विक्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो है माइनर्स के बीच में, उसको किस तरीके से इसके बाहर रख सकते हैं, वो भी एक बड़ा इशू है। इसके अलावा एक्सेसिव क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मेयर सिविल और रेगुलेटरी रॉन्ग्स, तो बहुत ज़्यादा क्रिमिनलाइजेशन है इंडिया में। अगर आप देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ों में लोग जेल चले जाते हैं, है ना। सो दैट इज़ अगेन अ थिंग। डाइल्यूशन ऑफ द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जैसे कि यूएपीए हो गया। यूएपीए के अंदर सेक्शन 43 जो है वो बिल्कुल बेल मिलना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो ऑब्वियसली बात है ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो हो रही है अगर बेल मिलना इम्पॉसिबल, जबकि बेल का आ गया है रूल होना चाहिए, है ना। तो दैट इज़ अ थिंग। व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए। तो एडिटोरियल में बताया गया कि भैया एसएसएल जो है दे शुड फाइंड अ प्लेस अ सेपरेट चैप्टर विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ आईपीसी एंड सीआरपीसी। बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया गया है कि भाई सबसे पहले तो आप क्या करो, एसएलएल को अलग रहने ही मत दो, एसएलएल को आप एक सेपरेट चैप्टर के रूप में जोड़ दो सीआरपीसी और आईपीसी के अंतर्गत, ताकि जब भी आईपीसी सीआरपीसी में रिफॉर्म हो तो एसएलएल को भी रिफॉर्म किया जा सके। इसके अलावा जो एम्बिग्यूअस टर्म्स हैं, जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि एम्बिग्यूटी है, उनको आप रिफॉर्म करें, सही करें। सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स इंक्लूड करें ताकि कोई भी एम्बिग्यूटी ना रह जाए, कोई भी इस तरीके से मिसयूज़ होने का चांस ना रह जाए। दूसरा जो आर्टिकल था, एक आया था नीमैन पिक नाम की डिसीज़ के ऊपर। अभी हुआ क्या था, रिसेंटली चिल्ड्रन जिसको नीमैन पिक नाम की डिसीज़ है, उसके पेरेंट्स ने गवर्नमेंट से कहा है कि भैया नीमैन पिक को आप नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिसीज़ के अंदर नोटिफाई कर दें। अब रेयर नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिसीजेस के अंदर नोटिफाई करने से क्या फ़ायदा होगा कि जो पेरेंट्स हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे टू रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड उनको एक्सेस मिल जाएगा जेनपोजाइम नाम की एक दवाई का। एक एक्सपेंसिव एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है जेनपोजाइम, और उसका एक्सेस मिल जाएगा। नीमैन पिक डिसीज़ क्या है, इट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। याद रखिएगा ये इनहेरिट की जाती है डिसीज़, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है इसमें, इन विच एबनॉर्मल अमाउंट्स ऑफ लिपिड्स, एंड एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स मतलब फैटी मटेरियल्स लाइक वैक्सेस, ऑयल्स एंड कोलेस्ट्रॉल, दे बिल्ड अप इन द ब्रेन, स्प्लीन, लीवर, लंग्स एंड बोन मैरो। तो एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ लिपिड्स यानी फैटी मटेरियल जो है, जैसे वैक्स हो गया, ऑयल हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये एबनॉर्मल अमाउंट में बिल्डअप होने लगते हैं ब्रेन में, स्प्लीन में, लिवर में, लंग्स में एंड बोन मैरो में। इसके सिम्टम्स क्या है, इनलार्ज्ड लिवर, स्प्लीन, डिफिकल्ट इन कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट, एबनॉर्मल आई मूवमेंट्स, लैक ऑफ आउटसाइड कंट्रोल, पुअर मसल टोन, ये सारे इसके हैं। स्लर्ड स्पीच, डिफिकल्टी विथ सोलोइंग, ब्रेन डिजनरेशन। नीमैन पिक डिसीज़ बेसिकली उसको कहा जाता है। एंड नीमैन पिक को अभी नहीं मतलब नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिसीज के अंदर नहीं डाला गया है। नीमैन पिक कॉज होता है बाय म्यूटेशन इन स्पेसिफिक जीन्स। मैंने आपको बताया कि इनहेरिटेड डिसीज़ है, यानी कि जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी के कारण ये डिसीज़ होती है। म्यूटेशंस इन स्पेसिफिक जीन्स रिलेटेड टू हाउ द बॉडी मेटाबोलाइजेस फैट एंड लिपिड्स। कई बार ऐसे जीन्स जो कि फैट को मेटाबोलाइज करने वाले जीन्स जो रहते हैं उनमें कई बार डिफेक्ट आ जाता है, तो नीमैन पिक नाम की डिसीज़ आ जाती है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। both the mother and father must pass on the defective form of the gene for the child to be affected। अगर एक बच्चे को अफेक्ट होना है तो दे आर पास्ड फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, है ना। तो इसमें याद रखिएगा ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस होता है। बोथ द मदर एंड फादर मस्ट पास ऑन द डिफेक्टिव जीन, तब जाकर के नीमैन पिक होता है। इसमें अलग अलग टाइप होते हैं नीमैन पिक के, टाइप ए नीमैन पिक, टाइप बी, टाइप सी, ठीक है ना। और ट्रीटमेंट अभी कोई क्योर नहीं है इसका। अगला एक एडिटोरियल और था बीच में जिसका नाम है ट्रेड पोटेंशियल। इंडिया शुड रिकंसीडर इट्स डिसीजन टू ज्वाइन आरसीईपी। इंडिया को अपना डिसीजन रिकंसीडर करना चाहिए आरसीईपी वाला। अब इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया को क्यों अपना डिसीजन आरसीईपी को छोड़ने का रिकंसीडर करना चाहिए। आरसीईपी आप सबको पता है एक ट्रेड डील है जिसने विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक्स। कितने मेंबर हैं, तो इसके 10 तो आसियान के मेंबर्स हैं जो कि हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, लाओपीडियार यानी कि मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, प्लस 5 अदर पार्टनर कंट्रीज़ हैं आसियान की, जिसमें है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड, ठीक है ना।
पहले 16 थे बट इंडिया इससे बाहर आ गया तो 15 बचे, जिसमें से 10 आसियान के और 5 ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कोरिया ने साउथ कोरिया, जापान एंड न्यूजीलैंड, ठीक है ना। दे अकाउंट फॉर नियरली 30% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। क्या डेवलपमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है वर्ल्ड में इस समय इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई है, जियो पोलिटिकल फ्रैगमेंटेशन बढ़ गया है। ऑब्वियस सी बात है, आप सबको पता है कि एक कंट्री 2 कंट्री वॉर में चल रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो जियो पोलिटिकल फ्रैगमेंटेशन है बढ़ गया है, एंड इट हैज़ लेड टू द स्लो डाउन ऑफ द ग्लोबल ट्रेड जो है वो स्लो हो गया है। इसके अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश आर कंसीडरिंग ज्वाइनिंग द आरसीईपी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब ट्रेड स्लो होगा तो ये कंट्रीज अभी नई नई डेवलप हो रही हैं। इनफैक्ट बांग्लादेश जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्पेसिफिकली जो फुटवेयर इंडस्ट्री है, अपैरल इंडस्ट्री है, डेवलप हो रही है, तो वो ज्वाइन करने का सोच रहे हैं। श्रीलंका विच इज़ डीलिंग विद इकोनॉमिक क्राइसिस, ईजियर एक्सेस टू रीजनल मार्केट्स कुड हेल्प इट बिकम मोर कॉम्पिटिटिव। श्रीलंका के लिए प्रॉब्लम है कि वो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, तो इस तरीके के रीजनल मार्केट्स अगर उसके लिए ओपन हो जाएंगे तो थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश जो कि एक्सपोर्ट लॉसेस झेल रहा है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कंपनसेट कर सकता है अगर वो आरसीईपी का मेंबर बन जाए, तो ऑब्वियस सी बात है ये ज्वाइन करना चाहते हैं। इंडिया के लिए भी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ज्वाइन करने के लिए, लेकिन इंडिया ने 4 साल पहले ही उसको छोड़ दिया। उसने कहा कि भैया इस कारण से चाइना से आने वाला सस्ता माल हमारे इंडिया में आने लगेगा, पहला रीज़न जो उन्होंने दिया था। दूसरा उन्होंने दिया था कि सिक्योरिटी कंसिडरेशंस हैं स्पेशली चाइना को लेकर के। उससे तीसरा कहा था कि भैया सेफगार्ड्स की कमी है क्योंकि गरीब कंट्री जो इस तरह की कंट्री है जिनके पास कुछ नहीं है खोने के लिए, वो इसका ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती है, हम लोग को नुकसान पहुँच सकता है। तो ये कुछ इशूज़ इंडिया ने उठाए थे, है ना। इसके अलावा इंडिया हैज़ बीन वर्किंग विद डिफरेंट स्ट्रेटजीज़, जैसे कि हायर टैरिफ्स हो गए, फिजिकल इंसेंटिव्स फॉर मैन्युफैक्चरर्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इंडिया ऑलरेडी कर रहा है दूसरी कंट्रीज का, इस कारण से इंडिया नहीं ज्वाइन कर रहा था। अब इंडिया क्यों रिकंसीडर करना चाहिए इंडिया को ये चीज़, सबसे पहला ऑथर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसी कंट्रीज जो है उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, तो कितने भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं चाइना के साथ, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया, जापान तो ज्वाइन किया हुआ है, तो आपको भी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ऐसी ग्रुपिंग का फ़ायदा हो सकता है आपको। मतलब 14 अलग कंट्रीज़ भी हैं चाइना के अलावा, तो आप उनके दैट मे बी एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। दूसरा पॉइंट जो है लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वर्ल्ड के लार्जेस्ट एंड मोस्ट डायनामिक ट्रेडिंग ब्लॉक का आपको हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है, आप उसको गंवा रहे हो। इसके अलावा चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी $100 बिलियन क्रॉस कर चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। उसको कम करने का हमारे पास मौका था इसमें मेंबर बनने का, ठीक है ना। इसके अलावा ट्रेड रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं हमारे दूसरे कंट्रीज़ के, एटलीस्ट इन 15 कंट्रीज़ के साथ, वो हम दूर कर सकते हैं, है ना। मार्केट्स तो खुलेंगे एक दूसरे के लिए, लेकिन हम ट्रेड इश्यूज़ जो हैं वो भी दूर कर सकते हैं। इसके अलावा इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम पार्ट ऑफ अ लार्ज ग्लोबल वैल्यू चेन, ऑब्वियसली बात है, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। एंड इसके अलावा FTAs हमने किए भी हैं जिन कंट्रीज़ के साथ, उसमें हमको बहुत लिमिटेड गेंस मिले, तो हमारी स्ट्रेटजी काम की नहीं है, तो वाई नॉट बिकम पार्ट ऑफ समथिंग बिगर। तो दैट इज़ ऑल हैज़ बिन सेड। अगले एडिटोरियल पे आते हैं। बीच में बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें उन्होंने कहा कि भैया देयर इज़ नो फंडामेंटल राइट टू मैरी, और ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कही ऑन द सेम सेक्स मैरिजेस कंटेक्स्ट, है ना। सेम सेक्स मैरिज का जो केस था उसमें इन्होंने कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, आप लोग लिख लीजिएगा इस केस का नाम, सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस, जहाँ 3-2 मेजॉरिटी ने फेवर किया है रिफ्यूज़ल ऑफ लीगल रिकॉग्निशन टू यूनियंस अदर देन हेट्रोनॉर्मेटिव वंस। तो मतलब कि मेल फीमेल की शादी के अलावा बाकी जो भी यूनियंस हैं इस तरीके के, उनको लीगल रिकॉग्निशन नहीं दिया गया है। एंड द बेंच असर्टेड दैट देयर इज़ नो फंडामेंटल राइट टू मैरिज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले बात, क्या क्या इश्यूज़ हैं जो कि इस जजमेंट के साथ इन्वॉल्व हैं। पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हैज़ नॉट बीन कंसीडर्ड। अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन कहता है लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वलिटी, ये सारी चीज़ें, वहीं पे यहाँ पर जो इस केस में जजमेंट हमको देखने को मिला है वो एक मेजॉरिटेरियन मोरालिटी को लेकर के बना है, मतलब कि सोसाइटल मोरालिटी को लेकर के। जो आर्ग्यूमेंट भी थे उनको ऐसा लग रहा था कि सोसाइटी प्रिवेल, मतलब सोसाइटी स्पेसिफिक जजमेंट दिया गया है। तो कुल मिलाकर के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उसको प्रेफरेंस ना दे करके सोसाइटल मोरालिटी को प्रेफरेंस दिया गया है। दूसरा है रिफ्यूजल ऑफ द कोर्ट टू बी इनोवेटिव। ऑब्वियस बात है, हमने बिल्कुल बहुत ही जो ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव व्यू पॉइंट है वो लेकर के हमने डिसीजन दिया। तो जो कोर्ट के पास एक मौका था टू मतलब बी इनोवेटिव कंट्री इन एशिया पार्ट, तो वो हमने लगवा दिया।
इसके अलावा जुडिशरी ने आर्टिकल 32 में जो जुडिशरी का राइट है टू सेफगार्ड द सिटीजन्स उसका मतलब यूज़ नहीं किया। इसके अलावा हमने पुट्टास्वामी जजमेंट जो राइट टू प्राइवेसी है उसको भी कहीं ना कहीं हमने उसका रिस्ट्रिक्टिव स्कोप जो है वो मतलब उसको रिस्ट्रिक्टिव कर दिया काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमने एक तरफ से नवतेज जौहर वाले केस में सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया, वहीं पे दूसरी तरफ उनके मैरिज मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप को हम एग्री नहीं कर रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू पॉइंट देखने को मिलता है। दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन सेड, है ना। इसके अलावा ऑथर का ये भी कहना है कि राइट टू लाइफ का एक्सटेंशन है राइट टू मैरी। भैया अगर आप राइट टू मैरी नहीं कर रहे हो तो मतलब आप राइट टू डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी रहे हो। तो ऑथर ने कहा कि भैया इट शुड बी एन एक्सटेंशन ऑफ राइट टू लाइफ, तो वो इग्नोर किया गया। इसके अलावा इंडिया सिग्नेटरी है यूडीएचआर के, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स वो भी ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय यूडीएचआर मतलब है, लेकिन फिर भी हमने उसको फॉलो नहीं किया। तो वी हैव इग्नोर्ड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन दिस केस, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड इन बाय द ऑथर इन दिस क्वेश्चन आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसमें एक रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया है, आप उसका आंसर करने की कोशिश करिएगा। इलस्ट्रेट द इशूज विद दिस रिसेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग रिगार्डिंग द डिनायल ऑफ द फंडामेंटल राइट टू मैरी फॉर सेम सेक्स कपल्स इन इंडिया। I hope you will write down this answer in the comment section below. So I hope you got clarity. I hope आपको समझ में आ गया होगा. That is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.